ठीक है, तो आइए इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अगर कोई कहे कि पिछले 3,400 सालों के दर्ज इतिहास में हमारी दुनिया सिर्फ 268 साल ही शांति से सो पाई है, तो शायद इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? मतलब बाकी के 3,000 से ज्यादा साल हम इंसान सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मानव इतिहास कला, विज्ञान और सभ्यताओं के निर्माण की कहानी है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा के स्रोत दस्तावेज हमें एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई दिखाते हैं। और वो सच्चाई ये है कि युद्ध कोई अपवाद नहीं है। सही कहा, युद्ध इस मानव सभ्यता की डिफॉल्ट स्थिति रही है। शांति तो बस वो दुर्लभ समय है जिसे बनाए रखने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और इस बात की गहराई का अंदाजा हम सुमेरियन सभ्यता से लगा सकते हैं, जो करीब 3,000 ईसा पूर्व की बात है। राइट, जी हाँ। करीब 3,000 ईसा पूर्व में जब इंसान ने पहली बार गीली मिट्टी की पट्टियों पर कुछ लिखना शुरू किया, तो उसने किन चीजों का जिक्र किया? व्यापार और धर्म का। हाँ, उन शुरुआती दस्तावेजों में व्यापार का हिसाब किताब था, देवताओं की प्रार्थनाएं थीं और था युद्ध का ब्यौरा। बाप रे। यानी इंसान ने जब से समाज बनाना सीखा है, तब से एक दूसरे से लड़ना उसके अस्तित्व का एक अहम हिस्सा बन गया। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्राचीन मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टियों से लेकर आज के आधुनिक साइबर और ड्रोन युद्ध तक पूरे 5,000 साल के इतिहास को समेटे हुए है, जो कि एक बहुत बड़ा कालखंड है। बिल्कुल। और हम ये डिकोड करने वाले हैं कि इंसान युद्ध के मैदान में उतरता ही क्यों है, समय के साथ एक दूसरे को खत्म करने के तरीके कैसे बदले, और सबसे अहम सवाल, जब युद्ध की धूल बैठ जाती है तो पीछे क्या छूट जाता है। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इतिहास का पहला दर्ज युद्ध शुरू हुआ था। हमारे स्रोतों के अनुसार 2450 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के दो शहरों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी। लगाश और उम्मा के बीच। राइट, बिल्कुल। लगाश और उम्मा। और इसकी वजह कोई बहुत बड़ी वैचारिक असहमति नहीं थी। वजह थी पानी। सिर्फ पानी? हाँ, उपजाऊ जमीन के एक टुकड़े और सिंचाई की नहरों पर कब्जा। प्राचीन काल में युद्ध का सीधा सा मतलब सिर्फ संसाधन जुटाना था। ये एक पूरी तरह से एक आर्थिक गतिविधि थी। ये बात तो रोमन साम्राज्य के आंकड़ों को देखकर और भी साफ हो जाती है। मैं पढ़ रही थी कि रोमन अर्थव्यवस्था का लगभग 35% हिस्सा पूरी तरह से गुलामों की मेहनत पर टिका हुआ था। 35% एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि रोम को अपनी अर्थव्यवस्था चलाए रखने के लिए लगातार नए गुलामों की जरूरत थी, और वे गुलाम सिर्फ युद्ध से ही मिल सकते थे। हर नई जीत का मतलब था मुफ्त का श्रम और नई संपत्ति। तो ये कोई शौर्य की बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का जबरदस्त विस्थापन था जिसने पूरी प्राचीन दुनिया की अर्थव्यवस्था को ईंधन दे रखा था। इसके साथ ही दैवीय महिमा का भी एक बहुत बड़ा वैचारिक ढांचा था। प्राचीन राजा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि या उनका अंश मानते थे। मतलब भगवान के नाम पे युद्ध। हाँ, अगर आप युद्ध जीत रहे हैं तो इसका मतलब था कि आपके देवता दुश्मन के देवताओं से ज्यादा ताकतवर हैं। धर्म और सत्ता का ये मेल बहुत पुराना है। अच्छा, अब अगर युद्ध होना ही था तो जीतने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां कैसे विकसित हुई, ये देखना भी बहुत दिलचस्प है। ग्रीक सेनाओं का फैलेंक्स फॉर्मेशन एक बहुत ही मशहूर रणनीति थी, जिसमें सैनिक अपने भारी भालों और ढालों को एक दूसरे से जोड़कर एक अभेद्य दीवार बना लेते थे। बिल्कुल, जो सामने से आने वाले किसी भी दुश्मन को कुचल सकती थी। लेकिन फिर रोमन लीजन का उदय हुआ, जिसने फैलेंक्स को पूरी तरह से हरा दिया। रोमनों की रणनीति वाकई बहुत अलग थी। हाँ, मुझे लगता है कि रोमन लीजन की संरचना को आज के मॉड्यूलर टेक सिस्टम या सॉफ्टवेयर कोडिंग से समझा जा सकता है। मॉड्यूलर टेक सिस्टम, वो कैसे? ये एक दिलचस्प नजरिया है, मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, फैलांक्स एक पुराने जमाने के कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह था, जिसमें सारा कोड एक ही बड़े ब्लॉक में लिखा होता है। वो बहुत मजबूत तो था, लेकिन बहुत रिजिड या कठोर था। मतलब लचीलापन नहीं था उसमें? एकदम नहीं। अगर एक जगह से कोई चूक हुई या जमीन थोड़ी भी उबड़ खाबड़ हुई और उनकी लाइन टूटी, तो पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ क्रैश हो जाता था। इसके विपरीत रोमन लीजन माइक्रो सर्विसेज की तरह डिजाइन किया गया था। अच्छा, छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हुआ। अगर युद्ध के मैदान में एक टुकड़ी हार रही है या उसे पीछे हटना पड़ रहा है, तो बाकी टुकड़ियां स्वतंत्र रूप से लड़ सकती थीं। ये लचीलापन ही रोम की सबसे बड़ी ताकत बना।
ये तकनीकी तुलना ये समझने के लिए एकदम सही है कि क्यों रोमनों ने सदियों तक भूमध्य सागर के इलाके पर राज किया। लेकिन रणनीति की इस चर्चा में प्राचीन भारत का योगदान भी पीछे नहीं था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का जिक्र आता है स्रोतों में। बिल्कुल, उनकी सेना में 9,000 युद्ध हाथी थे। उस जमाने में एक हाथी का मतलब आज के जमाने के एक भारी बख्तरबंद टैंक से था, जो दुश्मन की किसी भी फॉर्मेशन को रौंद सकता था। 9,000 टैंक, वो भी प्राचीन काल में। ये तो बहुत विशाल सेना थी। और सिर्फ हथियार ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने 2300 साल पहले ही युद्ध को एक अलग चश्मे से देखा था। उसमें कूटनीति के 4 उपाय बताए गए थे: साम, दाम, भेद और अंत में दंड। यानी समझाना, लालच देना, फूट डालना और फिर युद्ध करना। सही कहा। यानी युद्ध को हमेशा आखिरी और सबसे महंगा विकल्प माना गया। कूटनीति को युद्ध से ऊपर रखा गया। और जब वो आखिरी विकल्प चुना जाता था तो तबाही कितनी भयानक हो सकती थी। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है 216 ईसा पूर्व का कैनई का युद्ध। हैनिबल वाला युद्ध। हाँ, हैनिबल की सेना रोमनों से बहुत छोटी थी, फिर भी उसने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्रोतों में इस रणनीति को डबल एनवेलपमेंट कहा गया है। ये काम कैसे करता था? तो हैनिबल ने जानबूझकर अपनी सेना के बीच वाले हिस्से को कमजोर रखा। जब भारी भरकम रोमन सेना ने उस कमजोर बीच वाले हिस्से पर हमला किया और अंदर घुसती चली गई, तो हैनिबल की सेना के मजबूत किनारों ने तेजी से आगे बढ़कर रोमनों को दोनों तरफ से और फिर पीछे से घेर लिया। एक तरह का जाल बिछाया गया था। बिल्कुल। एक ही दिन में हजारों रोमन सैनिक एक छोटे से घेरे में फंसकर मारे गए। ये रणनीति के स्तर पर एक मास्टर क्लास थी। सच में। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि युद्ध के इन सभी उदाहरणों में सिर्फ विनाश नहीं हो रहा था। सिर्फ विनाश नहीं, तो और क्या हो रहा था? सिकंदर के अभियानों को ही देखें। जब सिकंदर ने ग्रीस से लेकर भारत की सीमाओं तक विजय प्राप्त की, तो उसने सिर्फ शहर नहीं जलाए, उसने हेलेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू की। हेलेनाइजेशन मतलब यूनानी संस्कृति का फैलाव? हाँ, इसका मतलब था यूनानी संस्कृति, वास्तुकला, भाषा और ज्ञान को उन सभी जीते हुए इलाकों में फैलाना। उसने नए शहर बसाए, पुस्तकालय बनवाए और अपनी सेना के लोगों को स्थानीय लोगों से शादियां करने के लिए प्रोत्साहित किया। युद्ध के इस क्रूर तरीके ने असल में पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा मिलन करवा दिया। तो प्राचीन काल में युद्ध भले ही संसाधनों और जमीन के लिए था, लेकिन वो कहीं न कहीं दुनिया को जोड़ने का एक अजीब और हिंसक माध्यम भी बन रहा था। बिल्कुल। शांति संधियां भी इसी का हिस्सा थी। जैसे 1275 ईसा पूर्व में मिस्र और हिटाइट साम्राज्य के बीच हुई कादेश की शांति संधि। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बाकायदा चांदी की गोलियों पर लिखकर दोनों साम्राज्यों में रखा गया था। ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है शांति समझौते का, है ना? लेकिन ये प्राचीन विश्व व्यवस्था हमेशा नहीं चलने वाली थी। 476 ईस्वी में जब रोम का पतन हुआ तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सत्ता का खालीपन छोड़ गया। और एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए मध्यकाल में 2 नई ताकतें उभर कर सामने आईं, धर्म और सामंतवाद। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म। हाँ, रोम के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता खत्म हो गई थी, इसलिए समाज को एक नए ढांचे की जरूरत थी। सामंतवाद ने वो ढांचा दिया। ये एक ऐसा पिरामिड था जिसमें राजा से लेकर जमीन पर खेती करने वाले सबसे गरीब किसान तक हर कोई एक दूसरे से जुड़ा था। सैन्य सेवा के बदले जमीन और सुरक्षा के वादे से, राइट? बिल्कुल। अगर राजा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया तो नाइट को आना ही होगा, और नाइट के साथ उसके किसानों को भी हथियार उठाने ही होंगे। ये एक अनकहा सामाजिक अनुबंध था। और इसी ढांचे में जब धर्म का तड़का लगा तो युद्ध का पूरा व्याकरण ही बदल गया। 1095 ईस्वी में पोप अर्बन द्वितीय ने जब क्रूसेड या धर्म युद्ध का आह्वान किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें संसाधनों के लिए लड़ना है। तो उन्होंने क्या कहा? उनका नारा था देउस वोल्ट, जिसका मतलब है भगवान की इच्छा है। इस एक वाक्य ने हत्या और लूट को अचानक से एक पवित्र काम में बदल दिया। अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप राजा के लिए नहीं, सीधे ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। मध्यकाल में युद्ध लड़ने वालों ने मनोविज्ञान को एक गहरे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, खौफ को हथियार बनाकर। हाँ, और मनोवैज्ञानिक खौफ का सबसे चरम रूप हमें चंगेज खान की रणनीतियों में देखने को मिलता है। मंगोल सेना की नीति बहुत साफ थी, जो शहर बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दे उसे छोड़ दो और उससे कर वसूल लो। और अगर कोई विरोध करे, अगर कोई शहर विरोध करे तो उसका पूरी तरह से नामो निशान मिटा दो। निशापुर के नरसंहार का जो उदाहरण हमारे स्रोतों में है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैंने पढ़ा वो हिस्सा, वो बहुत ही भयानक था। मंगोलों ने वहां इंसान तो क्या, कुत्तों और बिल्लियों तक को जिंदा नहीं छोड़ा।
इस भयानक क्रूरता का उद्देश्य ये संदेश देना था कि अगला शहर बिना लड़े ही अपने दरवाजे खोल दे। जरा रुकिए, यहाँ इतिहास का एक ऐसा विरोधाभास है जो मुझे बहुत परेशान करता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मंगोलों ने इतनी भयानक क्रूरता की पूरे के पूरे शहर राख में मिला दिए। हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक सच है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी मंगोल साम्राज्य ने पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति की स्थापना की। उन्होंने सिल्क रोड को इतना सुरक्षित बना दिया कि चीन से यूरोप तक व्यापार आसानी से होने लगा। और उसी रास्ते से नई तकनीकें भी यूरोप पहुंची। बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस और कंपास जैसी चीजें। तो ये कैसे संभव है कि इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले लोग ही दुनिया को तकनीकी रूप से जोड़ने वाले सबसे बड़े माध्यम बन गए? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इतिहास की यही विडंबना है। मंगोलों ने जो खौफ पैदा किया, उसी खौफ ने उनके विशाल साम्राज्य में पूर्ण कानून और व्यवस्था स्थापित कर दी। कोई भी सिल्क रोड पर लूटपाट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। मतलब ये शांति किसी दया भाव से नहीं, बल्कि पूर्ण नियंत्रण और खौफ से आई थी। एकदम सही। और क्रूसेड के मामले में भी ऐसा ही एक विरोधाभास दिखता है। सैन्य रूप से देखें तो क्रूसेड विफल रहे, लेकिन उन युद्धों के दौरान जब यूरोप के लोग मध्य पूर्व पहुंचे तो वे वहां से अरबी अंक, बीजगणित और अस्पतालों की उन्नत प्रणाली वापस यूरोप ले गए। यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। हाँ, युद्ध के मैदान में हारने के बावजूद सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से यूरोप हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन मध्यकाल सिर्फ खौफ और संस्कृति तक सीमित नहीं था। ये हथियारों के विकास का भी एक बड़ा दौर था। कवच पहने हुए नाइट्स को युद्ध के मैदान का भगवान माना जाता था। वे सिर से पैर तक लोहे में ढके होते थे। पर वो कवच हमेशा काम नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं। 1415 में एजिनकोट की लड़ाई ने सब कुछ पलट दिया। फ्रांसीसी नाइट्स अपने भारी भरकम कवच के कारण कीचड़ में फंस गए और इंग्लिश सेना के लॉन्गबो से निकले तीरों ने उस भारी कवच को भी भेद दिया। ये तो बहुत बड़ी हार रही होगी। बहुत बड़ी। वो कवच जो उनकी रक्षा के लिए था, वही कीचड़ में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उस समय लोग नए नए प्रयोग कर रहे थे और कुछ प्रयोग तो कल्पना से परे खौफनाक थे। 1346 में कैफा शहर की घेराबंदी में मंगोलों ने जैविक युद्ध का यानी बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पहला रूप दुनिया के सामने रखा। ये वही प्लेग वाली घटना है ना? हाँ, उन्होंने ट्रिब्यूचेट नाम की बड़ी मशीनों से प्लेग की बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशों को शहर की ऊंची दीवारों के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही अमानवीय है। और इसका असर भी भयानक हुआ। इस एक कदम ने उस शहर में महामारी फैला दी और बाद में वहां से भागे हुए व्यापारियों के जरिए यही ब्लैक डेथ पूरे यूरोप में फैल गई। और फिर एक ऐसा आविष्कार सामने आया जिसने मध्यकाल के इन सभी सामंती ढांचों, ऊंचे किलों और नाइट्स को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। आप बारूद की बात कर रही हैं? हाँ, जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपॉल की सदियों पुरानी अभेद्य दीवारों को बेसिलिका गन नाम की एक विशाल तोप ने चकनाचूर कर दिया, तो दुनिया को समझ आ गया कि अब कोई भी दीवार सुरक्षित नहीं है। बारूद ने युद्ध का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया था। लोकतंत्रीकरण? वो कैसे? देखिए, पहले एक नाइट को तैयार करने में सालों की ट्रेनिंग और बहुत सारा पैसा लगता था, लेकिन अब किसी भी आम किसान को कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के साथ एक बंदूक थमाई जा सकती थी और वो उस जीवन भर ट्रेनिंग लिए हुए नाइट को दूर से ही मार सकता था। ओहो, तो सामंतवाद का ढांचा जो उन नाइट्स के इर्द गिर्द बुना गया था, वो भरभराकर गिर पड़ा। बिल्कुल, ये युद्ध के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और जब इसके साथ औद्योगिक क्रांति जुड़ी तो तबाही का स्तर इंसान की सोच से भी आगे निकल गया। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान पहली बार सेनाओं और रसद को हजारों मील दूर ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल हुआ। सूचनाएं भेजने के लिए टेलीग्राफ का उपयोग हुआ। और यहीं से युद्ध की गति और स्केल दोनों बढ़ गए। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध पहले कारीगरों का काम था, जहां योद्धा आमने सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, लेकिन औद्योगिक युद्ध ने इसे एक क्रूर फैक्ट्री असेंबली लाइन में बदल दिया, जहां इंसानों को मशीन के पुर्जों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। यह असेंबली लाइन प्रथम विश्व युद्ध में अपने सबसे विभत्स रूप में सामने आई। सैनिकों को खाइयों में यानी ट्रेंचेस में महीनों तक कीचड़, बीमारी और चूहों के बीच रहना पड़ता था। वो जीवन बहुत ही दर्दनाक था। सोम की लड़ाई का आंकड़ा देखिए, सिर्फ एक दिन में 57,000 ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए थे।
मशीन गन ने इंसान को सिर्फ मांस के एक टुकड़े में बदल दिया था जिसे काटा जा रहा था। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। और यहीं पर पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ, जिसने युद्ध को आमने सामने की लड़ाई से एक अदृश्य और दर्दनाक मौत के खेल में बदल दिया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते ये दायरा और भी फैल गया। यहाँ हमारे स्रोतों में एक शब्द आता है, टोटल वॉर। अब सिर्फ बॉर्डर पर सेनाएं नहीं लड़ रही थीं। हाँ, अर्थव्यवस्था और आम लोग भी युद्ध का हिस्सा बन गए थे। किसी भी देश के कारखाने जो पहले गाड़ियां बनाते थे अब टैंक बना रहे थे। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की गति वाली रणनीति अपनाई। इसमें टैंक, तोपखाना और हवाई हमले एक साथ इतनी तेजी से समन्वित होते थे कि दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता था। और इसी टोटल वॉर का सबसे खौफनाक मंजर स्टालिनग्राड की लड़ाई में दिखा। -40 डिग्री की जमा देने वाली ठंड और शहर के एक एक कमरे, एक एक सीढ़ी के लिए महीनों तक लड़ाई चली। स्टालिनग्राड में 20 लाख से ज्यादा लोग हताहत हुए थे। 20 लाख। जरा सोचिए, ये ऐसा है जैसे एक पूरा का पूरा महानगर कुछ ही महीनों में नक्शे से मिट गया हो, और वो भी उस भयानक बर्फीले तूफान के बीच जहां इंसान दुश्मन की गोली से ज्यादा ठंड से मर रहे थे। ये आंकड़े दिमाग सुन कर देते हैं। इस पूरी औद्योगिक और मशीनी तबाही के बीच एक ऐसा बदलाव आया जो आज तक हमें डराता है, नागरिकों की मौतों का बढ़ता प्रतिशत। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों में 90% सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध आते आते यह आंकड़ा बदलकर 50% नागरिक हो गया। बमबारी शहरों पर होने लगी थी। और आज के आधुनिक युद्धों में आज 90% मरने वाले आम नागरिक होते हैं। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। जैसे जैसे हमारे हथियार ज्यादा सटीक और स्मार्ट होते गए, युद्धों में सैनिकों के बजाय आम लोग ज्यादा मारे जाने लगे। और फिर इंसान ने तबाही के उस अंतिम हथियार को खोज लिया जिसने सब कुछ बदल दिया, परमाणु बॉम्ब। हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो सिर्फ 43 सेकंड के अंदर एक पूरा शहर, वहां के लोग, इमारतें, सब कुछ भाप बन गया। वो विज्ञान का सबसे काला दिन था। जब इस तबाही के मुख्य वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस मशरूम क्लाउड को देखा तो उनके मुंह से भगवद गीता का वो श्लोक निकल पड़ा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का नाश करने वाला। वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो इंसानियत के अंत का बटन था। बिल्कुल। और परमाणु हथियारों के आने से एक अजीब स्थिति पैदा हुई जिसे हम म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। महाशक्तियों को समझ आ गया कि अब आमने सामने सीधे युद्ध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीतने वाला भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध रुका नहीं, बस उसने अपनी शक्ल बदल ली और वो परछाइयों में चला गया। 21वीं सदी के युद्ध ड्रोन और कंप्यूटर कोड्स के जरिए लड़े जाने लगे, जो कि और भी ज्यादा दृश्य हैं। हाँ, आज नेवादा के एक एयर कंडीशन कमरे में बैठा एक सैनिक अपनी स्क्रीन पर देखता है, जॉयस्टिक से एक बटन दबाता है और 7000 मील दूर एक मिसाइल गिरती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि वो सैनिक अपनी शिफ्ट खत्म करता है, कार में बैठता है और रात को अपने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। युद्ध के मैदान और एक आम जिंदगी के बीच की वो रेखा पूरी तरह से मिट चुकी है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक अलगाव है, जहां इंसान को ये महसूस ही नहीं होता कि उसने अभी अभी किसी की जान ली है। और साइबर युद्ध ने तो इस दूरी को और भी बढ़ा दिया है ना? बिल्कुल। स्टक्सनेट वायरस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कोई बम या मिसाइल नहीं था, ये सिर्फ एक कंप्यूटर कोड था। ये वायरस ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कंप्यूटरों में घुस गया। और उसने क्या किया? उसने वहां के सेंट्रीफ्यूजेस की गति को इतना बढ़ा दिया कि वे भौतिक रूप से टूटकर नष्ट हो गए। और सबसे चालाकी की बात यह थी कि जब मशीनें टूट रही थीं, तब ये वायरस कंट्रोल रूम के मॉनिटर्स पर सब कुछ सामान्य है कि झूठे सिग्नल भेज रहा था। बिना एक भी गोली चलाए एक देश के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया गया। हाँ, लेकिन इन सब के बीच स्रोत हमें एक बहुत ही अहम बात की तरफ ले जाते हैं। युद्ध के बाद क्या होता है? वो आफ्टरमैथ वाला हिस्सा। जी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई। इसमें जीतने वालों ने हारे हुए जर्मनी को इतना अपमानित किया, उस पर इतने भारी आर्थिक दंड लगाए कि उसी बेइज्जती और गुस्से ने द्वितीय विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी। मतलब वर्साई की संधि ने शांति नहीं बल्कि अगले युद्ध का इंतजार पैदा किया। बिल्कुल। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और मित्र देशों ने जीत हासिल की तो उन्होंने अलग रास्ता चुना। उन्होंने मार्शल प्लान लागू किया, राइट? सही कहा। अपने सबसे बड़े दुश्मनों जर्मनी और जापान को कुचलने के बजाय उन्होंने उन्हें आर्थिक रूप से फिर से खड़ा करने में मदद की। नतीजा ये है
कि आज वे दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। और न्यूरेमबर्ग ट्रायल के जरिए पहली बार ये तय किया गया कि युद्ध में भी नियम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। यहाँ मैं आपसे असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम आज की स्थिति को लेकर एक सवाल उठाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बताइए, क्या सवाल है? हम संधियों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और आधुनिक तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, जिसके पास सबसे बेहतरीन ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर क्षमताएं थीं, उसने वहां 20 साल लगाए। ये एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर पानी की तरह बहा दिए। और अगस्त 2021 में क्या हुआ? वही संगठन वापस सत्ता में आ गया, जिसे 2001 में हटाया गया था। तो ये पूरी तकनीकी श्रेष्ठता आखिर क्या काम आई, जब वो एक जमीनी राजनीतिक समाधान ही नहीं दे पाई? आपका ये सवाल सीधा निशाने पे लगता है। तकनीक आपको युद्ध के मैदान में तात्कालिक बढ़त दे सकती है, लेकिन वो राजनीति या विचारधारा को नहीं बदल सकती। यानी इंसान की सोच को हैक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब तक कोई ठोस राजनीतिक और सामाजिक समाधान न हो, तब तक दुनिया की कोई भी सैन्य जीत सिर्फ एक ठहराव है, एक पॉज बटन है। तकनीक कितनी भी बदल जाए, इंसान की फितरत, उसका डर, लालच और अहंकार आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5000 साल पहले था। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटें, तो एक कड़वी सच्चाई साफ नजर आती है। युद्ध की घोषणा करने वाले नेता वॉशिंगटन, मॉस्को या किसी भी राजधानी के सुरक्षित कमरों में बैठते हैं, लेकिन जो लोग जमीन पर अपनी जान गंवाते हैं, जो खाइयों में कीचड़ के बीच मरते हैं, वे 19-20 साल के युवा और बेगुनाह आम नागरिक होते हैं। इसी त्रासदी को देखकर 2500 साल पहले चीनी रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा था कि सबसे अच्छी लड़ाई वही है जो लड़ी ही ना जाए। ये बहुत ही गहरी बात है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। दुनिया को इस लाठी और पत्थर वाले युग में जाने से रोकने के लिए कई बार हमारी कूटनीति काम आई है, लेकिन कभी-कभी ये सिर्फ एक इंसान के साहस पर टिका होता है। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट का वो क्षण। हाँ, 1962 की वो घटना। वो इतिहास का सबसे तनावपूर्ण पल था। सोवियत संघ की पनडुब्बी गहरे पानी में थी और उनका मॉस्को से संपर्क टूट चुका था। ऊपर अमेरिकी जहाज पनडुब्बी को बाहर निकालने के लिए हल्के डेप्थ चार्जेस गिरा रहे थे, जिससे पूरी पनडुब्बी हिल रही थी। पनडुब्बी के अंदर क्या हालात थे? तापमान बढ़ता जा रहा था और ऑक्सीजन कम हो रही थी। कैप्टन को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। नियम के अनुसार परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति जरूरी थी। 2 अधिकारियों ने लॉन्च करने के लिए हाँ कह दिया था। जरा सोचिए उस भयानक दबाव को, पानी के भीतर बिना किसी जानकारी के, जब आपको लग रहा हो कि दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन फिर तीसरे अधिकारी वसीली आर्किपोव ने नहीं कह दिया। हाँ, उसने उस भारी दबाव के बावजूद अपना संयम बनाए रखा। वसीली आर्किपोव के उस एक नहीं ने पूरी दुनिया को परमाणु तबाही से बचा लिया। उस दिन कूटनीति नहीं, बल्कि एक इंसान की समझदारी और उसकी मानवीय भावनाओं ने दुनिया को बचाया था। और यही बात हमें आज के लिए एक बहुत ही गहरे और डरावने विचार पर लाकर छोड़ती है। वो क्या? सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि आज के इस युग में जहां ड्रोन 7000 मील दूर से कंट्रोल होते हैं, जहां स्टक्सनेट जैसे वायरस मिली सेकेंड्स में काम करते हैं, इंसान युद्ध के मैदान से दूर होता जा रहा है। अब युद्ध की गति इंसान की सोचने की गति से तेज हो गई है। ये सच में एक चिंताजनक स्थिति है। ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या भविष्य के युद्ध पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम के हाथ में चले जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ, जब मशीनें मिली सेकेंड्स में खुद फैसले लेने लगेंगी, तो क्या उस डिजिटल दुनिया में हमें बचाने के लिए कोई वासली आर्किपोव बचेगा? कोई ऐसा जो उस मशीनी आदेश को मानने से इनकार कर सके? बिल्कुल। क्या इंसान की भावनाएं, वही गुस्सा और लालच जो हमें युद्ध की तरफ धकेलती हैं, क्या वही मानवीय भावनाएं अंततः हमें पूरी तरह खत्म होने से बचाती भी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा। बिल्कुल, ये सवाल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल में छिपा है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम सभी के लिए ये सोचना जरूरी है कि हम इतिहास से क्या सीखते हैं। सवालों को जिंदा रखिए और जवाबों की तलाश करते रहिए।